बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहज़ादा मोइन हाजिर है। T20 सीरीज़ का कल आखिरी मैच खेला गया, लेकिन साथ साथ जो इस सीरीज़ खेली गई इसमें पाकिस्तान खिलाड़ियों की क्या कारकर्दगी रही आज अपने शो में बात भी करेंगे। साथ साथ जिस तरह पाकिस्तान में कुछ मैचेस के अंदर अगर तब्दीली होती है तो उसका क्या फ़ायदा रहता है पाकिस्तानी टीम को, वो हमने कुछ तब्दीलियों के साथ भी देखा और जिस पर बात भी करेंगे। उसके अलावा ICC विमेंस वर्ल्ड कप का आज फाइनल मैच खेला जाना है भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान। जनूबी अफ्रीकन टीम पहली दफ़ा विमेंस की टीम है ICC वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेल रही है, उस पर भी बात रहेगी। और बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बदियुज़ जमा साहब, मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, बड़ी ज़बरदस्त है जो है रिपोर्टिंग भी करते हैं, एनालिस्ट भी, तज्ज़िया निगार भी अच्छे हैं। उसके साथ साथ नौर शान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, यंग हैं, बड़ी ज़बरदस्त है, अपनी कारकर्दगी के बलबूते पर बड़ी जल्दी जो है ऊपर की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले बदियुज़ जमा साहब, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी की भी बात करूँ, दो इम्पॉर्टेंट सीरीज़ कह सकते हैं कि खेली गई, एक T20 और एक टेस्ट सीरीज़ जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़। पहले मैं थोड़ा सा क्योंकि टेस्ट सीरीज़ पे बात कर लूँ आपसे कि कैसा रहा, जहाँ पर हमें शिकस्त ज़रूर हुई लेकिन हम विकटें ऐसी तैयार करते रहे जिसके बिना पर हमें जो है अच्छे प्लेयर्स जिन्हें हमें चांस देने चाहिए थे, या डर खौफ की वजह से हमने उन प्लेयर्स को जो है मौके नहीं दिए। अगर उन्हें मौका दे दिया जाता तो शायद वो परफॉर्म कर जाते। देखिए शहज़ादा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि टेस्ट मैचेस जो होते हैं अगर आपके मुल्क में हो रहे हैं, होम ग्राउंड का एडवांटेज आप लेते हैं, होम ग्राउंड का एडवांटेज आप लेते हैं और पिचेस अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं तो आप सीरीज़ तो जीत जाएंगे, आपको सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन उसमें भी ये हुआ कि हम सीरीज़ नहीं जीते, उसमें भी पहला मैच हम जीते, दूसरे मैच में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। बड़ी दूसरे ममालिक में होता है ऐसा है कि वो जो फ्रेंडली पिचेस हैं वो बनाई जाती हैं, उनके कोऑर्डिनेटर होते हैं, उनको पता होता है कि यहाँ पर हमने बैटिंग पिच बनानी है, बॉलिंग पिच बनानी है, या दोनों के लिए एक दोस्ताना माहौल सी विकेट बनानी है ताकि बैटिंग भी अच्छी हो, बॉलिंग भी अच्छी हो। ताकि क्योंकि पाकिस्तान अगर यहाँ तो जीत जाता लेकिन जीता नहीं। लेकिन बाहर मुल्कों में जब आप जाते हैं तो वहाँ की कंडीशन बड़ा मुख्तलिफ होती है। आप अगर ऑस्ट्रेलिया चले गए, साउथ अफ्रीका चले गए, न्यूजीलैंड चले गए तो वहाँ की कंडीशन पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। और हमेशा से ही हम टेस्ट मैचेस में इन ममालिक में जाकर स्ट्रगल करते हैं और जब हम पूछते हैं, जब हम तनकीद करते हैं या हम कुछ इस तरह की बात करते हैं तो हमसे कहा जाता है जी ऑस्ट्रेलिया में तो हम कभी सीरीज़ जीते ही नहीं, हम साउथ अफ्रीका में तो जीते ही नहीं, न्यूजीलैंड में जीते ही नहीं। भाई जीते नहीं का मकसद नहीं होता, असल मसला ये होता है कि कब जीतेंगे। जब इंटरनेशनल क्रिकेट आप खेल रहे हैं तो आपको कंडीशन मैटर नहीं करती, आपको मैटर वो चीज़ करती है कि आपका एक बल्लेबाज है वो किस तरह की बैटिंग कर रहा है, आपका बॉलर किस तरह की बॉलिंग कर रहा है, और आप जो है वहाँ पर जो कप्तान है वो किस तरीके से अपनी टीम को इस्तेमाल कर रहा है फील्ड में और बैटिंग में। यहाँ पर हमारे यहाँ ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि टेस्ट मैचेस में हम क्यों नहीं सही हो पा रहे कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को जो है वो मौका नहीं देते। अच्छा, मौका नहीं दे रहे। मोहम्मद अब्बास है डोमेस्टिक क्रिकेट में अब तक क्योंकि क़यादत ट्रॉफी में भी लास्ट उन्होंने फिर पंजा मारा है और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर भी बन गए हैं, 5 विकेटें लेने वाले। मोहम्मद अब्बास जैसे बॉलर का कैरियर कहाँ देख रहे हैं आप? क्योंकि वो पाकिस्तान को जब भी रिप्रेजेंट उसने किया है, पाकिस्तान के लिए फतह में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया उसने। देखिए दुनिया में जब भी दूसरी ममालिक की टीमें हैं ना, वो अपने टेस्ट टीम के फास्ट बॉलर्स को अलग रखती हैं कि भाई इन्होंने टेस्ट ही खेलना है। आपके सामने मिसाल जो है वो इंग्लैंड की है, जेम एंडरसन, उसके अलावा ब्रॉड, ये सारे वो लोग थे कि जिनको वो टेस्ट मैच खिलाते थे, वनडे और T20 नहीं खिलाते थे, इस वजह से कि उनका फोकस एक ही तरफ रहे। जब भी वो 700-750 विकेटें जो है लेके चला गया जेम एंडरसन। तो कहने का मकसद है हमारे यहाँ कोई ऐसा प्लान नहीं है, हमने PSL को हाईवे बनाया हुआ है। हमारी जो PSL है ना वो खिलाड़ियों के लिए हाईवे बनी हुई है। और होता ये है कि जो PSL में 2 मैचेस में परफॉर्म करता है हम उसको तीनों फॉर्मेट में जो है वो टेस्ट कैप बना देते हैं, वनडे कैप भी बना देते हैं, टेस्ट कैप भी बनाते हैं, और T20 तो वो खेल ही रहा होता है। तो ये चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होंगी, जब तक हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं देखें। अब्बास की जो आपने बात की, अब्बास ना सिर्फ यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं बल्कि काउंटी में आपने देखें कि हर साल वहाँ पिछले पहला साल उसने खेला, उसने टॉप किया, उसके बाद उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, वहाँ काउंटिंग में बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो लाइकिंग डिसलाइकिंग इतनी डिसलाइकिंग का सिलसिला चल रहा है ना। जो है टेस्ट सीरीज़ अख्ताम पजीर हुई, T20 सीरीज़ अख्ताम पजीर हुई यहाँ पर जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ है। ओवरऑल कैसा देखा इन दोनों को, टेस्ट सीरीज़ को और T20 सीरीज़? देखिए सबसे पहले तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स सेम नज़र आई टेस्ट सीरीज़ में और T20 सीरीज़ में, विच इज़ के हम अभी तक अपनी बेंच को प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं।
ऑल्दो कि हमने T20 टेस्ट के लिए या T20 के लिए? दोनों के लिए मैं कहूँगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में भी सिलेक्शन में भी काफ़ी कुछ इश्यूज़ थे। जैसे भी आपने मोहम्मद अब्बास की बात की, फिर अब्बास अफरीदी हमारे बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मीर हमज़ा भी एक पोटेंशियल हमारे अच्छे बॉलर हैं जिनको मौका नहीं दिया जा रहा। तो ये हम टेस्ट क्रिकेट में भी देख रहे हैं और हम ये T20 में भी हम देख रहे हैं, हमारी टीम में यही इश्यूज़ आ रहे हैं। तो जब तक ये क्रॉनिक इश्यूज़ को हम रिजॉल्व नहीं करेंगे तो शायद हम टेम्प्रेरी मैचेस तो जीत जाएं, टेम्प्रेरी सीरीज़ भी जीत जाएं, बट इससे आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं जीते जाते। और ये पहली कि ये अभी का मसला नहीं है, ये काफ़ी अरसे से ये इश्यूज़ चलते आ रहे हैं, बट आई डोंट नो वाई कि इन पर इतना काम नहीं हो पा रहा। T20 सीरीज़ की अगर मैं बात करूं तो ऑल्दो लाहौर में हमने बड़ी ज़बरदस्त खेली, जो हमने 9 विकेटों से साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां भी आई थिंक उस मैच की बात नहीं करी, बट ये जो हमारे तीनों मैचेस हुए इसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मौका था कि हम अपनी बेंच को टेस्ट कर सकते थे। हमारे पास बहुत बहुत वाइबल प्लेयर्स थे इन दी फॉर्म ऑफ उस्मान तारिक, तो मतलब हम उनको चांस देना चाहिए, चांस मौका दे सकते हैं बदी चांस देने की बात आ रही है। हमने अगर T20 फॉर्मेट पे अगर मिडिल ऑर्डर मजबूत करना है, अब्दुल समद इससे स्क्वाड का हिस्सा थे, आपने उन्हें मौका नहीं दिया। आप समझते हैं कि एक लॉर्ड आइलैंड निकल कर आया है जिसे अब्दुल रज़ाक ने तैयार किया है, तो ऐसे प्लेयर्स है, क्योंकि हमने देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें मौका दिया गया, एक मैच में उन्होंने अच्छी इनिंग भी खेली, लेकिन यहाँ आप होम सीरीज़ में नहीं देते मौका जहाँ पर हमें देना चाहिए उन प्लेयर्स को जो डोमेस्टिक सीजन में अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपने होम ग्राउंड में अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, तो ये उनके लिए बेस्ट जगह होती है जहाँ वो परफॉर्म कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप जो है यहाँ मौका देने के आप गैर मुल्क के अंदर उन प्लेयर्स को मौका देते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह कि हमारे पास कोई भी मुस्तनद जो है ना मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाज नहीं है। कोई है तो मुझे आप बता दें कि ये हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा है। जो हम एक टीम में T20 टीम में 6 ओपनर 5 ओपनर खेल रहे हैं, अब तो 2 विकेट कीपर भी खेल रहे हैं, 2 विकेट कीपर खेल रहे हैं, तो हम कैसे जो है अपने आप को कहते हैं कि हम दुनिया की बड़ी टीमों से मुकाबला करेंगे। भाई किसी भी टीम के पास जो है मिडिल ऑर्डर में 2 से 3 तगड़े बल्लेबाज होते हैं, फिर लोअर ऑर्डर में आपके पास जो है वो बॉलिंग ऑलराउंडर होते हैं जो मैच को फिनिश करके जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मिसाल ले लें भारत की, अगर उनके पास 2 ओपनर हैं, तीसरे नंबर पे आने वाला देखें, फिर उनके पास जो मिडिल ऑर्डर में बड़े तगड़े बैठे हैं, फिर उसके नीचे आए लोअर ऑर्डर में उनके पास हार्दिक पांड्या, जडेजा, टेस्ट मैच की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर उनको देखें किस तरीके के प्लेयर मिल रहे हैं। उसके अलावा उनके जो बॉलर्स हैं स्पिनर खासतौर पर वो अच्छी बैटिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक टीम में ये सिलेक्शन कमेटी से कोई पूछे कि आप किस तरह की सिलेक्शन करते हैं, मेरी समझ में तो आज दिन तक सिलेक्शन नहीं आई। जो आकिब जावेद, जब से आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान की टीम किस तरफ जा रही है। अगर यही क्रिकेट हम खेलते ये आपने सिलेक्शन कमेटी की बात की, पूरी मैनेजमेंट की बात की। कल मेरे शो में हसन जलील साहब थे, सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर, उन्होंने कहा कि पूरी टीम में ऐसा लगता है जहाँ बीमार है वहाँ सिलेक्शन कमेटी भी बीमार नज़र आ रही है, कोई फैसला लेती हुई सही नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए ना, एक प्लेयर ऐसा है जिसकी T20 में जगह नहीं बनती, आपने उसको T20 का कप्तान बना दिया। एक प्लेयर जो टेस्ट मैच का है, वनडे का है, उसको आप T20 खिला देते हैं। तो ये तो आपको सोचना चाहिए ना, डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों होती है? डोमेस्टिक क्रिकेट इसी वजह से होती है कि भाई वहाँ पर 4 रोज़ा मैच जो लड़के खेल रहे होते हैं, वहाँ देखिए सेंचुरियाँ भी बन रही हैं, वहाँ पर 5-5 आउट भी लड़के कर रहे हैं, लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं है। अगर हम उनको लेके आ जाते हैं तो बेंच स्ट्रेंथ अपने बेंच पे बैठाते हैं और 3-4 मैच बेंच पे बैठते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। कामरान गुलाम मुझे बताएं कहाँ गया? बिल्कुल, हालांकि नेमो बदल बाबर आजम के वो आए थे और उन्होंने आते साथ डेब्यू पे सेंचुरी भी स्कोर किया, फिर कहाँ, क्योंकि टीम का हिस्सा जरूर होते हैं स्क्वाड का, लेकिन मौका नहीं दिया जाता। इस बार तो आपने उसको दिया ही नहीं। फिर ओरेरा एक लड़का है, वो किस तरह की बैटिंग कर रहा है? उमैर बिन यूसुफ हमारे पास है, यूसुफ है, फिर इसके अलावा शुमाइल है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि जो लड़के परफॉर्म 4 रोज़ा मैचेस में कर रहे हैं। भाई आप टेस्ट मैच में उन लोगों को कंसीडर करें कि जो 4 रोज़ा मैच डोमेस्टिक क्रिकेट को आपकी इज्जत देते हैं और खेलते हैं। हमारे यहाँ तो मैं तो कहता हूँ कि इन चाहे वो कोई भी पाकिस्तान टीम का बड़ा खिलाड़ी हो, बाबर आजम हो, साइम अयूब हो, कोई भी हो, भाई इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजें, इनको बोले वहाँ पर परफॉर्म करें, उसके बाद हम आपको टेस्ट में भी लेंगे। आप T20 को क्राइटेरिया मत बनाएं। अगर ऐसा करेंगे तो हम किसी भी टीम से मुकाबला नहीं कर सकते। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, कोई मजाक की बात नहीं है। अभी तक जो है आप ऊपर तक गए ही नहीं है। चले ऊपर तक एक दफ़ा आए थे, फिर नीचे चले गए हम टेस्ट रैंकिंग के अंदर, और उम्मीद करते हैं ये रैंकिंग बेहतर होगी पाकिस्तान की। ICC टेस्ट रैंकिंग के अंदर पाकिस्तान अच्छे नंबर्स पे आया, अच्छे मैचेस जीते, तो रैंकिंग बेहतर होती हुई दिखाई देगी। मजीद इस पे बात रहेगी, लेकिन ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं।
वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम मैनेजमेंट के हवाले से भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान टीम के हवाले से भी बात कर रहे हैं, टेस्ट टीम और T20 टीम के हवाले से। नौरिश अब की तरफ आऊँ और जहाँ पर पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी की अगर बात करें तो कुछ नौजवान खिलाड़ियों को जिसको भी मौका मिला है उसने परफॉर्म किया। मैं ख़ासकर सलमान मिर्ज़ा की तरफ आऊँगा, जिन्होंने मौका मिला उसको अवेल किया और अच्छी परफॉर्मेंस की बलबूते पे उन्होंने मुस्तकिल अब जगह बनती हुई उनकी नज़र आ रही, क्योंकि इससे कबल वो बांग्लादेश सीरीज़ में भी उन्हें मौका मिला, वहाँ पर भी उन्होंने परफॉर्म किया। आप समझती हैं कि अगर हम नौजवान खिलाड़ियों को मौका देते रहे, कम से कम हम होम सीरीज़ में अगर देते हैं तो अच्छी कारकर्दगी उन लड़कों से ले सकते हैं। फिर आप थोड़ी देर कबल अब्बास आफरीदी की बात की, एक अच्छा ऑलराउंडर मैं समझता हूँ कि अगर T20 फॉर्मेट में उन्हें मज़ीद मौका मिले तो वो बन सकते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपने बात की कि सलमान मिर्ज़ा का जिक्र किया। सलमान मिर्ज़ा का जो डिसीजन लिया गया था सेकेंड T20 में जो लाहौर में खेला गया, जिसमें उनको सब्स्टिट्यूट किया गया शाहीन अफरीदी की जगह, आपको याद होगा ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, इसी शो पे हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे एशिया कप के दौरान कि ये डिसीजंस उस वक्त लेने चाहिए थे 1-2 मैचेस में जहाँ पे लिए जा सकते थे। वहाँ पे भी अगर हम उस वक्त ये डिसीजंस लेते तो शायद मतलब टीम के रिजल्ट्स कुछ और होते और उनको ज़्यादा मज़ीद कॉन्फिडेंस मिलता। खैर दैट इज़ अ थिंग ऑफ द पास्ट। अभी अगर हम बात करें तो सलमान मिर्ज़ा को हमने मौका दिया और उन्होंने परफॉर्म किया। सबसे अच्छी इकॉनमी उन्हीं की रही है उस मैच में जो पाकिस्तान 9 विकेट से जीता है, राइट। और यहाँ पे ना परफॉर्म करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो पिच थी दैट वाज आल्सो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थी जितना हमारे पेसर्स ने उसको दिखाया, क्योंकि सही जगह पे बॉल करना, वेरिएशन लेके आना, लाइन और लेंथ मेंटेन करना, कब आपको स्टम्प्स को अटैक करना है, कब आपको पीछे बॉल डालनी है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी स्मार्टनेस एज अ बॉलर बड़ी काउंट करती हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस में। तो ये चीज़ और ये इस तरह की स्मार्टनेस जो है ये हमारे काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक के स्टार्स में है, बट अनफॉर्चुनेटली बात वही आती कि उन्हें चांस नहीं दिया जाता। दूसरी बात ये कि देखें, एक जो लार्जर प्रॉब्लम मुझे दिख रही है ना, चाहे हम कोई भी हम टीम कॉम्बिनेशन के साथ जाएं, चाहे हम मौके दें या ना दें, लेकिन एक प्रॉब्लम जहाँ मुझे दिख रही है वो ये कि टीम का जो माइंडसेट है ना, क्योंकि मुझे साहिबजादा फरहान बहुत अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि नो डाउट वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, 120 प्लस के स्ट्राइक रेट से उन्होंने सेकेंड T20 में भी खेला था। लेकिन देखें सबसे ज़्यादा डॉट परसेंटेज इस वक्त साहिबजादा फरहान की है, दैट इज़ 48.7%। तो ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं हमारी टीम में। जो हमारे बैटर्स हैं, रोटेटिंग द स्ट्राइक और स्ट्राइक रोटेट करके रन्स को स्टेगनेंसी से बचाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये बैटिंग लाइनअप में काफ़ी अरसे से हमें मिसिंग नज़र आ रहा है। अभी भी अगर हम देखें तो डॉट परसेंटेज हमारे बैटर्स की ज़्यादा है और डॉट बॉल्स की इतनी ज़्यादा परसेंटेज एज ए टीम होना इज़ अलार्मिंग, स्पेशली जब मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ दुनिया जा रही है, मॉडर्न डे क्रिकेट से अडेप्ट हो रही है और 305 रन ऐसे ही चलते फिरते बन रहे हैं T20 क्रिकेट में। जो इंग्लैंड साउथ अफ्रीका की सीरीज़ अभी कुछ अर्से पहले हुई है, जो ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच खेला गया था। तो बात यही होती है कि जब आपकी मॉडर्न डे क्रिकेट इतना आगे निकल गई है, वहाँ पे आपको बहुत अडेप्टेबिलिटी, जहाँ एक ऐसा पॉइंट है जब 6 और 7 की इकोनॉमी को भी काफ़ी अच्छा समझा जा रहा है एज अ बॉलर, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा डॉट परसेंटेज खेलना और एक डिफेंसिव माइंडसेट से खेलना, ये भी आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट द मैनेजमेंट नीड्स टू लुक इनटू, बिकॉज ये पूरी चीज़ें आपको एज ए टीम होन करती हैं, आपके स्किल्स को नरिश करती हैं, फ्लरिश करती हैं। और इससे भी देखें, कोई भी अगर हम डोमेस्टिक के बड़े से बड़े स्टार बैटर को भी बिठा देना, अब्दुल समद की एग्जांपल ले लेते हैं लेट्स, अगर उनको भी इस माइंडसेट के साथ भेजा जाएगा ना कि आपको डिफेंड करना है, अटैक नहीं करना, तो वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आगे से ऑर्डर ये दिया जा रहा है ना। तो बात ये कि हमें अपने माइंडसेट को भी अडैप्ट करना है, मॉडर्न डे हमें भी करना चाहिए। अभी बदी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पर मोहम्मद अब्बास के हवाले से। कल कायदन ट्रॉफी का मैच अख्ताम पजीर हुआ है लाहौर और मुल्तान के ख़िलाफ़, और अब्बास ने उस मैच में 83 रन दे के 10 खिलाड़ियों को भी आउट किया है। तो हम ऐसे बॉलर को क्यों ज़ाया कर रहे हैं? अगर हम देखें तो आसिफ के बाद हमारे पास कोई ऐसा बॉलर नहीं आया। एहसानुल्लाह हमारे पास ज़रूर आए थे, लेकिन वो भी इंजरी के बाइस बार हो गया। जो परफॉर्म कर रहा है, कम से कम आप ऐसी विकेट तो तैयार करें जिस विकेटों पर अब्बास जैसा बॉलर भी आउट कर सके। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जितने भी फास्ट बॉलर, इससे पहले कितने फास्ट बॉलर के साथ ज्यादती हुई है मुझे बताएं। डोमेस्टिक क्रिकेट में ताबिश खान जब वो 36-37 साल का हुआ, तनवीर अहमद हमारे साथ सही है, उसको एक टेस्ट मैच आपने खिलाया और ये कह दिया ये जी के बाय बाय, हम आपको जो है टेस्ट मैच खिला के टेस्ट कैप दे रहे हैं।
तो ये चीज़ें जब होंगी, मोहम्मद अब्बास कब से परफॉर्म कर रहा है, वो हर जगह परफॉर्म कर रहा है, ये नहीं कि एक जगह परफॉर्म, डोमेस्टिक क्रिकेट में देख लें, काउंटी क्रिकेट में देख लें, हर जगह परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ इन पिचेस पे जहाँ पर आपने पिचेस ऐसी बनाई हैं जो बैटिंग के लिए फ्रेंडली हैं, लेकिन उन पिचेस पर वो जो है वो आउट कर रहा है। असल मसला ये है कि उसके पास इन स्विंग भी है, आउट स्विंग भी है, और गेंद को स्लो वन भी करता है, बड़ी अच्छा इस्तेमाल करता है वो पिच का, जो भी उसको पिच मिले तो उसका अच्छा इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो आउट भी कर रहा है। लेकिन हमारे जो सिलेक्शन कमेटी है ना, उनको 4 फास्ट बॉलर के अलावा कोई नज़र ही नहीं आता। हसन अली को किस बुनियाद पर लेकर आ गए थे, मेरी समझ से बालातर है। फ़हीम अशरफ को, हालांकि खुर्रम शहजाद आपके पास डग आउट पे बैठे थे, आमिर जमाल लड़का था, उसने क्या कसूर किया है मुझे ये बताएं। आपको याद होगा जब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ थी तो उस लड़के ने बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी कितना अच्छा परफॉर्म किया था। फिर वो वनडे का बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको T20 खिलाएं, वो T20 का बड़ा अच्छा प्लेयर है, वो एक मुस्तनद ऑलराउंडर है जिसको आप खिलाकर 5-7 साल से जो लड़के ना फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इन्हीं को मौका दे रहे हैं। देखिए वसीम जूनियर को आपने साल से साथ रखा हुआ, उसको मैच नहीं खिला रहे। अब्बास अफरीदी परफॉर्म कर रहा है, उसको आपने टीम में नहीं लिया, ना मौका ही नहीं दिया, ठीक है। उसके अलावा आप सलमान मिर्जा को अब जाके आपने मौका दिया, आपने एशिया कप में बाहर बिठाए रखा। कहने का मकसद है, अब नसीम शाह को एक, मुझे बताएं कोई खिलाड़ी अगर इन्फिट होता है और वो बाहर होता है और जब वापस आता है तो मैनेजमेंट देखती है कि यार इसको 1-2 मैच बेंच में बैठा के देखें, चेक तो करें कि क्या है, प्रैक्टिस में चेक करें। पहले मैच में जो उसने बॉलिंग की थी आपने देखा था, उसने 24 बॉलें की हैं और 24 बॉलों में से 13 बॉलें ऐसी मैंने गिनी है कि वो जो है स्लो वन उसने की हैं। इसका क्या मतलब है कि आप जान लगा ही नहीं रहे। तो यही चीज़ें होती हैं, जो दीगर बल्लेबाज होते हैं, जो दूसरी टीमें हैं, वो मॉडर्न डे, अभी ये बात कर रही थी ना मॉडर्न डे, देखिए मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है, मॉडर्न डे क्रिकेट यही है ना कि भाई अगर आपकी 160 रन एक टीम ने बनाए, जरूरी नहीं आप छक्के चौकों से उसको पूरा करो, आपके ओपनर का काम है कि वो आपको स्टार्ट अच्छा दे दें, फिर मिडिल ऑर्डर में जो आपके पास आते हैं वो मैच को फिनिश करके जाएं। दुनिया की बड़ी टीम है हमारे पास, बड़ी टीम जरूर आपसे दुनिया की बड़ी टीमें ये काम करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, अगर हम तेज खेलने की, आज दिन तक मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा मैच है जिसमें हमने पावर प्ले में जो है इतनी अच्छी बैटिंग की हो। एक मरतबा मुझे याद है कि पाकिस्तान ने रिकॉर्ड बना दिया, 6 ओवर में 55 रन कर लिए, बड़ा एहसान कर लिया उन्होंने, 6 ओवर में 55 रन पावर प्ले में बना दिए। तो अभी जो पहला मैच हुआ 6 ओवर में 74 रन साउथ अफ्रीका की टीम करती है और हम 6 ओवर में 34 रन करते हैं, तो हमारे 3-4 आउट भी हो जाते हैं, उनका आउट भी कोई नहीं होता। तो ये चीज़ें यहाँ पर तो आप कर रहे हैं, यहाँ जब होम ग्राउंड में, होम क्राउड के सामने और होम पिचेस पर अगर आप इस तरह से आउट हो रहे हैं तो बाहर मुल्कों में जाकर आप क्या करेंगे, मेरी समझ से बालातर है। और ये वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है, इसके बाद आपने ट्रायंगुलर सीरीज़ खेलनी है, फिर आपने वर्ल्ड कप में जाना है। वर्ल्ड कप में ऐसे नहीं जाया जाता, आप तजर्बे करते रहेंगे तो कभी आप वर्ल्ड कप में चलें, तजर्बे करते रहेंगे। तजर्बे पे अगर हम देखें तो ऐसा तजर्बा हो रहा है हमारे पास सीरीज़ में कि हम फ़खर जमान जैसे प्लेयर्स को भी रिजर्व पे रखते हैं। हमारी सिर्फ जैसे बॉलर जो T20 फॉर्मेट पे आप खुद मैनेजमेंट कहती है, सेलेक्टर कहता है कि हमारे पास बेस्ट रन 1 है T20 फॉर्मेट के लिए, हारिस रऊफ वो बाहर बैठे हुए होते हैं। फिर नौजवान उभरता हुआ स्पिनर सुफियान मुकीम भी रिजर्व प्लेयर में होता। तो तैयारियां कैसी हैं? आप वही पुराने जो 5-6 साल से आपके टीम के साथ हैं, आप उन्हें ही लगड़ा मार रहे हैं? देखिए, जो आपने अभी 3 नाम लिए, फ़खर जमान, हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम, इन तीनों में से आई थिंक सिर्फ सुफियान मुकीम ऐसे हैं कि जिनके साथ थोड़ी ज़्यादती, उनको नहीं बिठाना चाहिए था। बाकी दोनों का मेरा ख्याल है कि एशिया कप में अभी परफॉर्म किया है फ़खर जमान, दोनों ने। फ़खर जमान ने नो डाउट एक्सप्लोसिव बैटिंग करते हैं, हारिस रऊफ ने भी, वो अलग बात है, एशिया कप के फाइनल में थोड़ा सा उनकी परफॉर्मेंस अप टू दी मार्क नहीं थी। बट ये कि देखें, बात ये होती है कि हम लोग को जो पीसीबी का माइंडसेट में देख रही हूँ, मोहसिन नकवी ने डोमेस्टिक में नो डाउट काफ़ी काम किया और इनिशिएटिव्स भी काफ़ी लिए हैं, लेकिन जो मैं माइंडसेट देख रही हूँ माइक हैसन का भी, वो ये जो है ना थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं नए प्लेयर्स के साथ, टू गिव देम द ग्रूव टू परफॉर्म। नए प्लेयर्स तो है ही नहीं ना, ये वही प्लेयर हैं जो 5-6 साल से टीम के साथ घूम रहे हैं। इनकी बात में काट रहा हूँ, देखिए हम बात करते हैं माइक हैसन पाकिस्तान क्रिकेट को खत्म करके जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। असल मसला पता है क्या है कि माइक हैसन जो है वो लाइकिंग डिसलाइकिंग में अभी से आ गया है। मैं जो जाती तौर पे समझता हूँ कि वो अपने फैसले नहीं, बैक से जो फैसले आ रहे हैं शायद वो कर रहे हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग में भी चल रहा है। और जो आपने हारिस की बात की ना, हारिस रऊफ T20 में नहीं होगा तो वनडे में होगा,
वो ये एक ये चलता है, ये वो हिस्सा चल रहा है। लाजमी होता मैं है। ये बिलीव करती हूँ कि जो है ना अभी जो ये डिसीजंस लिए गए हैं कि फ़खर जमान को बेंच करना और आपका हारिस रऊफ को बिठाना, ये इसलिए लिए गए हैं क्योंकि आप नए टैलेंट को टेस्ट करने, लेकिन कभी कभी हमें ऐसे बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इंडिया की टीम अभी जो ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है ओडीआई, उसमें इतने सारे ऐसे यंग प्लेयर्स को मौका मिला है और किन के एक्सपेंस इसमें में मिला नया है। टैलेंट कौन सा है मुझे बताएं। आपके पास अभी जो हमारे उस्मान तारिक को इन्होंने सेलेक्ट किया, एक उसके बाद उस्मान तारिक के चलो अलावा उस्मान तारिक की इसमें तरफ वापस आते मैं हैं, जो लेकिन है- मुझे ब्रेक के नहीं लिए है। कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उस्मान तारिक और इब्रार अहमद के हवाले से जरूर बात करेंगे। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे यहाँ पर स्पिनर्स के हवाले से। मिस्ट्री स्पिनर हमारे पास इब्रार अहमद मौजूद हैं, उन्हें भी कई मौके मिल गए हैं और अब डगआउट पे बैठे नज़र आते हैं उस्मान तारिक, जो पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुए हैं T20 फॉर्मेट पे, और मैं इस पर ज़रूर बात करूँगा। नौरिश है, एक ऐसा बॉलर हमारे पास से टीम में शामिल हुआ है जो मैं समझता हूँ कि अपने बाजुओं का, अपनी कलाइयों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करता है। फिर दूसरे एंगल पर अगर हम देखें तो इब्रार अहमद मौजूद हैं जो मिस्ट्री स्पिनर कहलाते हैं। कितना फ़र्क देखती हूँ दोनों बॉलर्स के अंदर? देखिए, इन टर्म्स ऑफ वर्सिटैलिटी अगर मैं देखूं तो, और एक्सपीरियंस की बात करूँ, ऑफ कोर्स अब्रार लीड्स द वे, और अब्रार ने जिस तरह एशिया कप में परफॉर्म किया, ट्राई नेशन सीरीज़ में परफॉर्मेंस दी, उससे पहले जितने मैचेस खेले दैट इज़ कमेंडेबल। बट देखें, ऑफ कोर्स उस्मान तारिक में भी काफ़ी पोटेंशियल है। कोयटा के साथ जो उन्होंने अभी रिसेंट PSL खेला है सबके सामने, ऑल्दो एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी उनके बॉलिंग एक्शन पे आ गई थी, बट उनकी बॉल, मुझे थोड़ा सा ये होता है कि उनकी जो जिस तरह की बॉल होती है ना, वो इस तरह आती है। मैं कंपेयर तो नहीं करना चाहूँगी, बट थोड़ा बहुत ना मुझे उसमें कुलदीप का आंसर नज़र आता है कि क्योंकि उनकी भी बॉल जज नहीं प्रॉपर कर पाते, उस्मान तारिक का भी यही है। तो बात यह है कि मैं कंपेयर नहीं करी, लेकिन थोड़ा सा मुझे रिफ्लेक्शन नज़र आती है क्योंकि वो भी वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। तो बात यही है कि थोड़ा सा हमें मौका देने की ज़रूरत है, ग्रूव देने की ज़रूरत है उस्मान तारिक को। अभी अगर सेलेक्ट उन्हें किया है तो खिलाना चाहिए था उन्हें। और यही बात है कि जैसे हम नए टैलेंट को थोड़ा मौका देंगे तो हमें थोड़े से बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कभी आपको याद होगा एशिया कप में एक मैच था इंडिया का जिसमें सूर्य कुमार यादव बैटिंग ही नहीं करने आए थे और उन्होंने पूरी एक नई टीम खिलाई थी। उस मैच में बुमराह भी नहीं खेला था, तो एक मतलब, लेकिन वो मैच फिर भी इंडिया जीत गया था। ओमान के खिलाफ था वो मैच और इंडिया वो जीत गया था। बट बात यही होती है कि उन्होंने भी बोल्ड डिसीजंस लिए, हमें भी चाहिए थोड़ा। हम अब ये जो सीरीज में हम किस तरह लेंगे नॉलेज, जब हमारे दिलों के अंदर डर खौफ बैठा हो कि कहीं मैच हम ना हार जाए, हम यूएई की टीम के खिलाफ भी, ओमान जैसी टीम के खिलाफ भी हम नए खिलाड़ियों को मौका नहीं देते। देखिए, मुझे ये फील होता है कि हमारे पास ना वो प्लान होता है कि हमने क्या डिसीजन लेना है, कब डिसीजन लेना है। जैसे इनिशिएटिव्स जो हमें माइक हसीन की तरफ से जो टीम के सिलेक्शन के हिसाब से एशिया कप से पहले देखे गए, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले भी शो पे आपके शो पे कहा था कि एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज से पहले तक के जितने डिसीजंस लिए हैं वो सारे अच्छे नजर आए थे टीम के फेवर में। एशिया कप के बाद बाबर को पहले आपने बिठा दिया, बाबर की तो वापसी मुझे समझ ही नहीं आई। मैंने उस वक्त भी अपोज किया था जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में सेलेक्ट किया था, और मैंने अभी भी बहुत भरपूर अंदाज में उनकी जो उनकी कमबैक कराया है। जबरदस्ती कमबैक कराना चाह रहे हैं, बाबर को खुद इस चीज का एहसास होना चाहिए। लेकिन जरूरत है इस वक्त। अगर हम देखें तो मैं बदी साहब से क्योंकि बात करूंगा, लेकिन बदी साहब आपसे मैं बाबर के हवाले से बाद में आऊँगा। मैं उस्मान तारिक इब्रार के हवाले से भी बात करना चाहूँगा कि कितना फ़र्क आता है जिस तरह उस्मान तारिक का एक्शन है, इससे बॉलिंग करते हुए बैटर्स को कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं, आपने भी ऐसे बॉलर्स का सामना किया होगा जिसके हाथ रुक कर आ रहे हैं, उनका खेलना कितना मुश्किल होता है। और T20 फॉर्मेट के हवाले से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, एक इसका एक्शन ऐसा है कि ये जब स्टार्ट लेता है, स्टार्ट में भी रुकता हुआ आता है, फिर जब वो गेंद डिलीवर करता है तो डिलीवर करने के बाद भी जो है ना उसका हाथ बहुत देर के बाद जो है वो गेंद को जो डिलीवर करता है। तो इसमें जो बल्लेबाज होता है ना, बैटर जो होता है वो डबल माइंडेड हो जाता है कि ये गेंद बाहर जाएगी, अंदर आएगी, तो उसमें वो फंस जाता है, जिसकी वजह से उसको मुश्किल होती है। तो मेरे ख्याल में इसने PSL में जिस तरीके से बॉलिंग की थी, बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि वहाँ तो मारदार की क्रिकेट है और पाकिस्तानी, आपको मालूम है PSL में पिचेस कैसी बनती हैं, 200-250 रन बन रहे होते हैं, और वहाँ पर उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो मेरे ख्याल में अगर आप किसी को चांस देना चाहते हैं ना, तो जब आपने उसको 3 T20 मैचेस में शामिल किया है तो यार उसको एक मैच खिला दें। क्यों?
इब्रार अहमद को कितना खिलाएंगे आप? मुसलसल तो खिलाए जा रहे हैं। मैं तो इब्रार के हक में नहीं हूँ कि उसको जो आप T20 खिलाएं, आप उसको टेस्ट और वनडे में रखें ताकि वो अपने आप को पता उसको हो कि यार मैंने टेस्ट में आउट करने, मैंने वनडे। अब T20 और वनडे में होने के बाद जो है उसकी टेस्ट में जगह नहीं बन रही पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान में जब वो खेल रहे होते हैं तो वहाँ नुमान अली भी आ जाता है, साजिद भी आ जाता है, अब आसिफ अफरीदी भी आ गया है, तो यहाँ है। अगर देखें इस T20 में सुफियान मुकीम को आपने शामिल नहीं किया था तो मेरे ख्याल में नुमान, साजिद या आसिफ परफॉर्म किया था ना, इन्हीं पिचेस पे उन्होंने परफॉर्म किया, लाहौर में ही उन्होंने आउट किए थे, तो खिला देते यार, एक चेक हो जाते। आपने तो अगर उनको यहाँ खिलाया तो वो सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में टेस्ट खेलेंगे, बाहर मुल्कों में जाएंगे तो इन तीनों में से कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी जगह बनती हुई नजर नहीं आ रही। फिर नौरीन जिस तरह कह रही कि बाबर आजम, उस्मान खान की वापसी हुई है T20 फॉर्मेट के अंदर, कैसा देखा आपने? देखिए बाबर आजम की मेरी बात सुने, बाबर आजम मैं मानता हूँ कि बड़ा बल्लेबाज है, वो दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज है, बड़े अच्छा वो है, लेकिन उस वक्त आपने इसको बाहर किया बैड परफॉर्मेंस पे, इस वक्त वापस किस बेस पर लाएं ये भी सिलेक्शन कमेटी बता दे कि भाई क्यों लाएं। इसने डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स किए, इसने बाहर रह के बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस की है, इसने सब कुछ किया, टेस्ट सीरीज़ में इसने तीर मार दिया है, इस वजह से हमने T20 में ले आए। उस्मान खान मुसलसल उसको आप, एक तो UAE से उसको लेके आपने सबसे बड़ी गलती की कि बेचारा वहाँ कप्तान था, यहाँ उसको जो है जब खेलता है उससे रन नहीं होते तो यहाँ उसको तनकीद का निशाना बनना पड़ता है, तो उसको वहीं खेलने देते। तो ये तो आपने डिसीजन जो लिए मेरे ख्याल में कुछ नहीं। जहाँ तक इंडिया की ये बात करें, इंडिया के पास जो है वो T20 की 3 टीमें हैं, अगर आप वो बनाना चाहें तो 3 टीमें बनती हैं, वनडे में उनका भी यही हाल है, टेस्ट में भी उनका यही हाल है। तो हमारे पास तो बेंच स्ट्रेंथ नहीं है ना। सबसे पहले आप बेंच में देखिए आपके पास कौन बैठा होता है, वही लड़के जिनको हम बाहर करते हैं वही हमारे बेंच पे बैठे होते हैं, और जो लड़के नहीं खेलते वो आकर बेंच में बैठने के बाद गायब हो जाते हैं, उनको कोई समझते ही नहीं है। मीर हमजा टेस्ट मैच का अच्छा बॉलर बाहर हो गया, कामरान गुलाम बाहर हो गया, अब्बास बाहर हो गया, खुर्रम शहजाद जो है, यार क्या ये तो ज्यादती है ना। खुर्रम शहजाद को आपने क्यों नहीं खिलाया कि मैं ही समझ, आमिर जमाल आया उसको बाहर, यानी कि आप अपने प्लेयर्स को खुद ही ज़ाया कर रहे हैं। फिर सिलेक्शन कमेटी कहती है, देखिए ये जो सिलेक्शन कमेटी है ना, ये ड्राइंग रूम में बैठकर टीम बना रही है, ये इसको बता दिया कि ये 192 लड़के हैं और ये इसका नाम है और ये इसने रन बनाए, हाँ भाई इसने 200 रन बनाए, इसको ले लो। भाई आप डोमेस्टिक क्रिकेट अगर आपने फॉलो करते हैं, आप जाएं मैदान में जाएं। कामरान अकमल था जब आपको याद है, तौसीफ अहमद थे जब सिलेक्शन कमेटी में थे, तो ये ग्राउंड में बैठते थे। कामरान गुलाम की आपने बात की, लेकिन मैं साथ साथ यहाँ पर बात करूँगा ख़ासकर तौसीफ अहमद साहब की, क्योंकि मैंने अंडर 19 सतह से उन्हें देखा है कि अगर रीजनल की भी मैचेस हो रहे हैं अंडर 19 सतह पर PCB के, तो वो वहाँ ग्राउंड पे मौजूद होते थे। मैं आपको यही बता रहा हूँ, मैं जब कामरान यहीं पे कराची में थे तो हम अक्सर UBL में मिलते थे, वहाँ जब उनसे बातचीत होती थी तो वो मुझे, हम लोग, मैं आपको याद होगा शुएब और मैं साथ ही जाते थे, तो हमें कामरान को बताता यार ये लड़का जो है ना ये कुछ करेगा, क्योंकि इसकी जो मैंने आज बैटिंग देखी है बड़ी क्लास की इसकी बैटिंग है। आप बॉलर को देखते तो इससे क्या होता है, सिलेक्शन कमेटी को पता होता है कि इसका नाम ये है, ये बैटिंग राइट हैंड करता है, ये बॉलिंग लेफ्ट हैंड करता है, और ये जो है पाकिस्तान के आगे मुस्तकबिल में सर्व कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ इस वक्त जो सिलेक्शन कमेटी है, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, 192 लड़कों में से उनके 15 के भी नाम याद पता नहीं होंगे, ये कौन सा लड़का कहाँ से खेलता है, सियालकोट से खेलता है, लाहौर से खेलता है, एबटाबाद से खेलता है, पेशावर से खेलता है, किसी को नहीं पता होगा। दूसरा मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की सिलेक्शन कमेटी की। एक चीज़ और जो मुझे मिसिंग लगती है ना, वो मेंटोरशिप का मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लगता है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क में देखें तो याद होगा अभी अभिषेक शर्मा कितनी ज़बरदस्त उन्होंने कारकर्दगी दिखाई, उनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का भी अवार्ड मिला। युवराज सिंह ने खुद स्टेप अप करके उनको वॉलंटरीली उनको कोच किया, उनको मेंटोर किया, और उनकी गाइडेंस में हमारे सामने किस तरह से अभिषेक शर्मा जो है वो फ्लरिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि टीवी पे बैठ के तनकीद हो जाती है, लेकिन ग्राउंड में उतर के मेंटोरशिप करने की मुझे बहुत कम एग्जांपल्स नज़र आती हैं। सो आई थिंक कि जो हमारे लेजेंड्स हैं उनको भी ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वो वॉलंटरीली खुद जाएं ग्राउंड में, और ख़ुद से जो है जो टैलेंट उन्हें नज़र आता है कि ये इसमें बंदे में पोटेंशियल है, उनको कोच करें, मेंटोर करें, ताकि आगे जाके जब वो अभिषेक शर्मा जैसा फिर हमें टैलेंट यहाँ पे नज़र आए। लेकिन खैर उसमें तो अभिषेक शर्मा की अगर मैं बात करी हूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे प्लेयर से उनका कंपैरिजन बनता है, और मैं नेगेटिव वे में इसको नहीं मीन करना
चाह रही, लेकिन देखें काफ़ी चीज़ें जो उनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो हमारे में बहुत ज़्यादा गैप्स हैं। तो जब तक वो गैप्स फिल नहीं होते, आई डोंट थिंक कि इंडिया के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से भी हम कम्पीट कर सकते हैं। चलें, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं पड़ोसी मुल्क के, लेकिन साथ साथ मोहम्मद रिजवान के मुस्तकबिल के हवाले से मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा T20 फॉर्मेट के हवाले से कैसा देख रहे हैं उसका मुस्तकबिल अब है, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप भी खेलना है T20 का और कोई ऐसा विकेट कीपर नज़र नहीं आ रहा। अगर हम देखें मोहम्मद हारिस को अपने चेक कर लिया, साथ साथ अब उस्मान खान टीम के साथ मौजूद हैं। हम देखेंगे फिर एक भी ट्राई नेशन सीरीज़ होगी, उसमें हो सकता है फिर कोई नया विकेट कीपर आ जाए। साथ बेग भी परफॉर्मेंस दे रहा है, रोयल नज़ीर भी परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आ रहा है, हसीबुल्ला भी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो यहाँ तो हसीबुल्ला ऑलरेडी टीम में भी वनडे के मौजूद होंगे, लेकिन यहाँ जो परफॉर्मेंस है ना, आप समझते हैं रिजवान सबसे बेस्ट हैं इस वक्त, नंबर 1 विकेट कीपर है पाकिस्तान के, आप क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं? क्या वजूहत है, क्या परेशानी है? ये समझ से वाला तर है। मुझे आप एक बात बता दें, जितने भी विकेट कीपर के आपने नाम गिनवाए, क्या इनका मुकाबला मोहम्मद रिजवान से किया जा सकता है? कभी नहीं किया जा सकता। देखिए मोहम्मद रिजवान ने क्रिकेट खेली है, अपने आप को प्रूफ, एक दौर वो भी था, याद है आपको कि PSL में जब वो कराची में शामिल थे तो कराची वाले उनको एक मैच नहीं दिया करते थे, एक पूरा सीजन उनको नहीं खिलाते थे। फिर ऐसा हुआ कि फिर वो कप्तान बने, फिर उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया कि हर कोई चाहता था रिजवान मेरी टीम में आ जाए। तो कहने का मकसद ये, एक प्लेयर है या परफॉर्म कर रहा है, विकेट कीपिंग में परफॉर्म कर रहा है, बैटिंग में परफॉर्म कर रहा है, टेस्ट हो वनडे हो, पिछले साल अगर आप वनडे की रिकॉर्ड उठाए ना तो दूसरे नंबर का हाईएस्ट स्कोरर है पाकिस्तान का वनडे क्रिकेट में, उसको जो है आप कप्तानी से हटा देते हैं, फिर T20 से बिल्कुल ही बाहर कर देते हैं। यार उसको कसूर तो बता दो कि भाई हमने T20 में चले क्या कसूर है मोहम्मद रिजवान का, इसकी तरफ वापस आऊंगा, लेकिन मुझे ब्रेक का इशारा हो रहा था। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और मोहम्मद रिजवान के हवाले से बात हो रही थी और इस पर नौरिश कुछ कह रही थी, वक्फे से कबल है मोहम्मद रिजवान के हवाले से। देखिए मैं रिजवान के हवाले से ये कहना चाह रही थी कि ये जो टर्म है ना रिजबर, जिसमें रिजवान और बाबर का जो एक ड्यूओ बन गया है, इस टर्म ने ना बाबर से ज़्यादा रिजवान को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, क्योंकि बाबर को हम देख रहे हैं कि उनको चांसेस भी मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब रिजवान जो कि एक्चुअली में परफॉर्म करें, CPL में उन्होंने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया, मुसलसल डोमेस्टिक भी, मतलब उनका नज़र आ रहा है कि वो अपनी परफॉर्मेंस पे एक्चुअली वर्क कर रहे हैं। जो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ जो अभी हुई थी, ये एशिया कप से पहले जो हुई थी, तो उसमें हमने देखा था कि इतना मतलब उस पर काफ़ी तनकीद हुई थी मोहम्मद रिजवान पे, लेकिन उसके बाद हमने देखा उन्होंने काफ़ी अपनी परफॉर्मेंस पर काम किया। तो मुझे एक तो ये समझ नहीं आया कि उनको विकेट कीपिंग की तो हम बात कर रहे हैं, वो मतलब देखिए विकेट कीपिंग में जो हमें एक, मुझे जो मैंने फील किया है कि एक शॉर्ट कमिंग है, वो ये कि टाइमिंग का बहुत मसला होता है। ये हमने इसकी जो सबसे बड़ी एविडेंस है वो एशिया कप का फाइनल जो था, जो मोहम्मद हारिस ने बहुत इंपॉर्टेंट विकेट जो है उसकी वजह से उसी की वजह से हम पूरा मैच वो हार गए थे बाय द वे, क्योंकि उन्होंने बहुत लेट उन्होंने स्टंप पे वो हिट किया, जो है कि यकीनी स्टंप वो रन आउट था। तो उसमें फिर हमारे पास जो है ये चीज़ें देखने को मिलती है। इस डोमेन में रिजवान टॉप्स द लिस्ट, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हम लोग डिसीजंस मुझे समझ नहीं आ रहे, ODI में रिजवान को एकदम से एब्रप्टली हटा देना, कैप्टनसी से शाहीन को बना देना, ये आई थिंक रिजवान के साथ ज्यादती है। क्योंकि जो मुझे नज़र आ रहे हैं ना 2019 का वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद हमने बाबर के साथ भी यही किया कि क्योंकि बाबर उस वक्त टॉप रन स्कोरर थे, उस वक्त उन्होंने जावेद मियां का रिकॉर्ड तोड़ा था, उसके बाद हमने उसी परफॉर्मेंस की बेसिस पे उन्हें कैप्टन बना दिया, और उसके बाद उनकी क्या परफॉर्मेंस रही, किस तरह डिक्लाइन है, सबके सामने है। और ये जो कैप्टनसी का डिसीजन है ना, इससे सिर्फ रिजवान को नुकसान नहीं पहुंचेगा, इससे शाहीन को भी नुकसान पहुंचना है। मुझे इस चीज़ का डर है, क्योंकि कैप्टनशिप पे बात हो रही है तो मजीद है बदी से आपसे भी बात करें। बदी साहब T20 फॉर्मेट में हम देखें तो उसकी कप्तानी प्रेशर में सलमान अली आगा नहीं कर पा रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि शादाब भी फिट हो गए हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अपनी ट्रेनिंग का भी आगाज़ कर दिया है, इंजरी के बाद वो भरपूर तैयारी के साथ है, ग्राउंड में उतरने को तैयार है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो 2026 में वर्ल्ड कप खेला जाना है वहाँ पर कप्तानी शादाब करते नजर आए। देखिए अगर कप्तानी आपने शादाब को दे दी तो क्या आप समझते हैं कि एकदम एक प्लेयर जो है वो इंजरी से सेहतयाब होता है तो उसको आप इंटरनेशनल क्रिकेट खिला देंगे? दुनिया की बड़ी टीम होता है ना, नहीं पाकिस्तान में होता है, दुनिया की बड़ी टीमें कभी भी ये रिस्क नहीं लेती,
चाहे वो 3 महीने जो है वो फिट होने के बाद जो है वो अपने ऊपर काम करे। ऐसा ही आपने सैम अयूब के साथ किया था, और सैम अयूब के साथ क्या हुआ, किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा था, आपके सामने है। और आज एक जो तो साइम ने तो गलती की ना, जब वो इंजरी से निजात हासिल की, उसने तो डायरेक्टली वो पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए पहुंच गया। अगर वो ना खेलता तो शायद उसके पास टाइम होता नहीं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है आज जब एनओसी नहीं देता बाहर मुल्कों में जाने के लिए, उसको मना नहीं कर सकता था कि भाई आप इंजरी के शिकार हैं, आप पीएसएल में ना खेलें। कह सकता था ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, फ्रेंचाइज को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह सकता था भाई इसको अभी फिलहाल रोक लें, क्योंकि इसने आगे पाकिस्तान को सर्व करना है, इसके साथ और मसले हो जाएंगे, इस पर बड़ा हमने पैसा लगाया है। आप इंग्लैंड में देखिए कितना अरसा वो रहा है वहाँ पर, कितना उसके ऊपर पैसा लगा है। तो यहाँ तो वो चीज़ है ही नहीं। और जहाँ तक इन्होंने बात की ना कप्तान बाबर आजम के साथ ज्यादती, यहाँ हर कप्तान के साथ ज्यादती हुई है। सरफराज अहमद के साथ ज्यादती, बिल्कुल जीत के आया उसको बाहर कर दिया, में जो यूनुस खान था उसको बाहर कर दिया, फिर बाबर आया उसको बाहर कर दिया, रिजवान ने जितवाया वो बाहर कर दिया। अब जिसको बाहर करना है वो अभी तक कप्तान है। ठीक है, आप कप्तान किसको बना रहे हैं? शाहिद अफरीदी को आपने T20 का कप्तान बनाया, 4 मैचेस के बाद बाहर कर दिया, फिर उसको आपने शादाब को भी आपने बनाया, शादाब को कप्तान बनाया। तो ये हमारे यहाँ तो कप्तान ही बदले जा रहे हैं और हेड कोच बदले जा रहे हैं। जहाँ कप्तान बदली हो रहे हैं उसमें मैं एक और कप्तान के हवाले से जरूर पूछना चाहूंगा। एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ओहदा मिल गया शान मसूद को। अब क्या समझते हैं कि जिस तरह हमने सरफराज को देखा साइडलाइन होते हुए, जिस तरह हमने असद शफीक को देखा साइडलाइन होते हुए क्रिकेट से, क्योंकि असद शफीक के लिए तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा कैरियर उनका बाकी था, लेकिन जिस तरह अंदाज में वो क्रिकेट से दूर हुए हैं, फिर बोर्ड के मेंबर की ऐसे से वो काम करते रहे, तो अब आप समझ रहे हैं कि इससे टारगेट में शान मसूद आ गए। शान मसूद 2 दिन में फैसला हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। 2 दिन बाद आपको खबर मिल जाएगी कि शान मसूद ने टेस्ट क्रिकेट से जो है अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और बाकायदा बड़े वसूख जराए से आप बिल्कुल बाकायदा तौर पर वो इंटरनेशनल क्रिकेट के डायरेक्टर जो है ना, अभी तो कंसल्टेंट और वो प्लेयर अफेयर के हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर एक अनाउंसमेंट हो जाएगी कि वो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट होंगे। और फिर यही खिलाड़ी जो हैं जो आज उनके साथ खेल रहे हैं, ये उनसे NOC भी मांग रहे होंगे, यही खिलाड़ी कह रहे होंगे हमारा वहाँ करा दें। तो ये चीज़ ये और किसी मुल्क में नहीं होता, ये पाकिस्तान में होता है कि करंट प्लेयर जो पाकिस्तान टीम की टेस्ट टीम का कप्तान है उसको डायरेक्टर इंटरनेशनल बना दिया जाए। यार आपके पास कोई और खिलाड़ी नहीं, आपके पास शुएब अख्तर नहीं था, उसको दुनिया जानती है यार, दुनिया जानती है और बोलना भी जानता है। आपके पास वसीम अकरम नहीं था, उसको दुनिया जानती है। मिसबाह उल हक थे, यूनुस खान थे, बड़े बड़े प्लेयर आपके पास हैं, मोहम्मद यूसुफ थे, सब थे, यूनुस खान आपके पास मौजूद थे। इतने बड़े बड़े प्लेयर, आप उनको ओहदा देते हैं उनको। अब याद है मोहसिन नकवी साहब आए थे तो हमने उससे सवाल ही पूछा कि क्या मिसबाह उल हक को आप जो हैं वो कोई बोर्ड में ओहदा देने जा रहे हैं? तो उन्होंने ये कहा जी कि अभी वो हमारे साथ हैं, लेकिन हम कोई मुनासिब जगह देकर जो है करेंगे, डायरेक्टर नहीं बना रहे। तो कहने का मकसद ये है कि जिस खिलाड़ी जो डिज़र्व जिस जगह करता है ना, लेकिन शान मसूद आपको मालूम है कौन से बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके वाले साहब खुद भी बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर भी रहे, फिर इनके पास जो है रेल बेल भी है दौलत की, तो वो भी चीज़ चल रही है, फिर इनका नाम भी है, तो इसी वजह से भी ये हो रहा है। तो मेरे ख्याल सबसे आखिर में मैं ज़रूर ऐड करूंगा कि परफॉर्मेंस फिर भी वो टेस्ट वाले लिहाज से जो है शान मसूद नहीं दे पा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। जी मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, शान मसूद का जो डिसीजन लिया है ना, वो अगर थोड़ा सा इसको PCB के उससे देखें तो शान मसूद के पास जो है ना वो क्वालिफिकेशंस हैं, लेकिन फिर भी अगर आप करेंटली टीम को सर्व कर रहे हो, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो, तो ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। या तो शान अपनी रिटायरमेंट पहले लेते, उसके बाद ये डिसीजन होता तो समझ आता। लेकिन अगर हम उनकी क्वालिफिकेशंस देखें, शान ने मास्टर्स किया हुआ इकोनॉमिक्स से loughborough यूनिवर्सिटी से, जो कि UK की टॉप की यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ से आई थिंक उन्होंने फर्स्ट डिवीजन या बहुत टॉप से वहाँ से ग्रेजुएट भी किया हुआ है। और इसके साथ साथ 2-3 और उनकी ऐसी क्वालिफिकेशंस हैं UK से ही, जो कि बहुत वर्ल्ड क्लास और बहुत रिनोन्ड है। तो क्वालिफिकेशंस के हिसाब से तो ठीक है उनकी वो है, लेकिन मसला यहाँ पे ये आता है जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है ना बोर्ड के साथ, तो तब या तो आप अपनी करंट पोजीशन से यू ईदर गिव अप आइदर ऑफ देम, या तो आप वो पोजीशन छोड़ो या फिर आप एज अ क्रिकेटर जो है वो छोड़ो। लेकिन बात यही आती है कि यहाँ पे फिर अगर शान अपनी, और मेरा ख्याल है कि शान को इस वक्त प्रायोरिटी अपनी क्रिकेट करियर को देनी चाहिए थी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में मुझे वाहिद ऐसी कैप्टनसी के टर्म्स में कंसिस्टेंसी नज़र आ रही थी। वहाँ पे इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं नज़र आ रहे थे कैप्टनसी में, जितने अब मुझे ODI और T20 में नज़र आ रहे हैं, जो कि टीम पे बहुत इफेक्ट करते हैं।
तो ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा ही ऑफ डिसीजन था। बिल्कुल ऑफ डिसीजन नज़र आया शान मसूद के हवाले से। आया आने वाला वक्त क्या फ़ैसला करता है शान मसूद के हवाले से, और यहाँ बड़े ज़राए के साथ ही मुसद्दिक ज़राए के साथ है बदी ज़मा ने कहा कि 2-4 दिन के अंदर शान मसूद के कैरियर के हवाले से भी फैसला होता हुआ नज़र आएगा। नौरिश खान आपका बहुत शुक्रिया, बदी ज़मा आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन की इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।